Hello, wildlife research. A golden jackal found itself in a perilous situation after falling into a 25 feet deep open well. It wasn't long before the Wildlife SOS team rushed to its aid. Upon reaching the site, they realized it wasn't alone. A 5-foot-long Indian spectacled cobra was trapped along with the jackal. This is a unique situation. We have come across a cobra and a jackal in the well. Even though cobra bite can kill a jackal, and even jackal can kill a cobra in the attack, because they both understand the danger they are in the well, and it seems to look like they had formed an unspoken agreement not to harm each other. After carefully assessing the situation, the team first lowered a net to haul the jackal out of the well. Handling the cobra was trickier, as it is one of India's most venomous snakes. But one of our rescuers bravely climbed into the well and safely extricated the snake. After a 2-hour-long operation, both animals were released into a suitable habitat in time. वाओ, वेरी नाइस। वाइल्ड लाइफ एसओएस एक गैर सरकारी संस्था है जो कि वन्य जीवों के संरक्षण और कल्याण के लिए कार्य करती है। आइए जानते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस, केयर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। हमारे साथ हैं वसीम अकरम, डेप्यूटी डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट्स वाइल्ड लाइफ एसओएस से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। अभी हमने कहानी देखी, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वन्य जीवों को खतरा किस चीज़ों से है, और फिर संरक्षण की ये प्रक्रिया कितनी सरल या आसान या मुश्किल? देखिए, वन्य जीवों को बहुत तरीके के खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो उनके हैबिटेट का है। जो जंगल की कटाई हो रही है या जंगल जो फ्रैगमेंट्स में रह गए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में रह गए हैं, तो उससे बड़ा दिक्कत है जानवरों को। खासकर लेपर्ड जैसा जो स्पीशीज़ है, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा है। एलिफेंट्स, जिनको बहुत बड़ा रेंज चाहिए होता है, तो उनको भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक टुकड़े से, जो जंगल का टुकड़ा बचा है, उससे दूसरे टुकड़े में जाने के लिए उनको खेतों से और गांवों से निकलना पड़ता है। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट का, जो इंसान के साथ उनका संघर्ष है, उसके बड़े रिस्क रहते हैं। तो आपने कहा कि ट्रांजिट पैसेंजर्स एक तरीके से मूविंग फ्रॉम वन फॉरेस्ट एरिया टू द अदर फॉरेस्ट एरिया। आपका जो फोकस है वो महाराष्ट्र में ही लग रहा है। ये जो रेस्क्यू जो हमने वीडियो दिखाया है, वो सारे मैन मेड स्ट्रक्चर्स ही लग रहे हैं। जो लेपर्ड का जो रेस्क्यू है, वो जो पानी का वेल है, इट्स अ मैन मेड स्ट्रक्चर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? देखिए, ये हमने, क्योंकि हम लोग लगभग 15-20 साल से एक्टिव हैं
महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में 1998 से वाइल्ड लाइफ SOS काम कर रहा है जानवरों के संरक्षण के लिए। और महाराष्ट्र में जब हमने काम शुरू किया था वो लेपर्ड्स के लिए था मेनली, क्योंकि महाराष्ट्र एक हॉटस्पॉट बन गया था। इतने केसेस आ रहे थे लेपर्ड्स के, क्योंकि लेपर्ड किसी का मान लीजिए कैटल को लिफ्ट कर लेता है या डॉग्स को लिफ्ट कर लेता है या इंसानों पर अटैक के चांसेस होते थे। तो उससे बड़ा खतरा था कि लोग भी रिटेलिएट कर सकते हैं, लोग भी उस जानवर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो काम हमने वहाँ से शुरू किया था। तो कई केसेस आ रहे थे जिसमें हमने देखा कि जो लेपर्ड था वो किसी खुले हुए वेल में गिर जाता था, और अगर उस वेल में पानी हुआ तो डूबने का बहुत खतरा था और कई बार डूब भी जाते थे। तो हमने देखा कि ये खुले हुए जो वेल्स हैं ये एक मतलब डेथ ट्रैप है कि जानवर उसमें गिर गया तो इतना डिस्ट्रेस हो जाएगा, आखिरी में वो गिव अप ही करेगा। तो हमारा एक कैंपेन है कि इस तरह के वेल्स को क्लोज किया जाए, जाली से उसको कवर किया जाए, ताकि किसी भी तरह के जानवर का उसमें गिरने का जो खतरा है वो मिनिमाइज हो जाए या ख़त्म हो जाए। जी वसीम जी, कौन से ऐसे वन्य जीव हैं खासतौर पे अगर भारत की बात करें जो कि एंडेंजर्ड है, और अगर ये नहीं रहे, विलुप्त हो गए, तो उसका असर मानव पे क्या पड़ेगा? देखिए, अगर हम बात करें एंडेंजर्ड का, तो मैं अभी जो आपको नंबर बताऊंगा लगभग 1 घंटे बाद उसमें इतना एडिशन हो जाएगा कि नंबर रिवाइज करना पड़ जाएगा। जिस रेट से हम लोग स्पीशीज़ को खो रहे हैं ग्लोबली वो बहुत अलार्मिंग है। तो जो हमारे यहाँ पे हमने देखा है बहुत बड़ा चैलेंज है एलिफेंट्स के लिए। टाइगर्स के नंबर्स थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी आया है। सो बड़ा इनकरेजिंग लगता है देख के कि हमने काफ़ी मेहनत करके उसको इम्प्रूव किया है। लेपर्ड्स के साथ बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका एक छवि बन गया है कि वो प्रॉब्लम एनिमल है, क्योंकि लोगों में अंडरस्टैंडिंग कम है लेपर्ड्स का, तो ऐसे में बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और स्नेक्स का कोई भी स्पीशीज़ हो जाए, स्नेक्स का जो एक फोबिया है, मैं उसको फोबिया बोलता हूँ, वो थोड़ा ना फिक्शनल तरीके से लोगों को फोबिया होता है। लोग जानते नहीं है उस स्पीशीज़ को एक्चुअल रियलिटी में, बट कुछ पढ़ा होगा या कभी सुना होगा तो उन कहानियों के ऊपर वो फोबिया, लेकिन तो मुझे उससे बताइए, endangered होते हैं। मान लीजिए हम बैठे हैं, एकाएक कोई सांप आ जाए, हमें तो पता नहीं है कोबरा या पॉइजनस है कि नहीं, तो हम क्या करें? और उसके रेस्क्यू के लिए क्या वाइल्ड लाइफ SOS को भी कॉल लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ऐसा स्नेक का साइटिंग होता है, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में, कमरे में, बाथरूम में स्नेक है, कुछ नहीं करना है, दूरी बना के रखिए, अप्रोच मत कीजिए उसको। कई लोग अप्रोच करते हैं फ़ोटोज़ लेने के चक्कर में, तो वो अपने आप को ही एक डेंजर सिचुएशन में डाल रहे हैं। क्योंकि सांपों को जितना हम सोचते हैं ना इंसान को डर लगता है सांप से, उससे ज़्यादा सांपों को इंसानों से डर लगता है। तो वो हमेशा अवॉइड ही करेगा इंसानों को। तो बाई चांस वो खुद फंस गया किसी इंसान के साथ में, तो खुद कोशिश करेगा कि दूरी बना के रखे। इंसान पास आएगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर सकता है। क्योंकि कोबरा जैसा जो स्पीशीज़ जो बहुत कॉमनली लोग जानते हैं कि कोबरा है, तो कोबरा भी डंक जब मारता है बहुत लास्ट स्टेज पे जाके मारता है, जब बिल्कुल मामला एकदम हाथ से निकल गया, उसको लग रहा है कि मेरा जान पे बच जाएगा अगर नहीं किया कुछ तो। और वो कोबरा को जो जहर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो जहर ऐसी जाया कर देगा अपना, तो वो अपने शिकार के लिए क्या बचाएगा फिर। तो वो यूजुअली ड्राई बाइट करता है, तो वो भी वार्निंग साइन की तरह। तो एक तरीके से सेल्फी लेना मना है विद पॉइजनस स्नेक्स। Please. रिस्पांस टाइम मस्ट बी क्वाइट शार्प। ऑफ कोर्स, बिकॉज केसेस बहुत वेरी करते हैं। दिल्ली में हमारी एक हेल्पलाइन है जो 24 घंटा चलती है, तो कई बार लोग डायरेक्टली उस पर भी कॉल करते हैं या फिर 100 नंबर पे भी कॉल करते हैं, तो PCR से वो डाइवर्ट हमारे पास ही होता है। तो हमारा कोशिश ये होता है, हमारा इंटरनल ये रहता है कि 4 मिनट के अंदर हमें निकलना है, चाहे कहीं पे भी कॉल हो, 4 मिनट में आप निकल जाइए। उनसे संपर्क बना के रखिए जिनकी तरफ से कॉल है, ताकि वो घबराए नहीं। लोग घबराहट में बहुत कुछ कर देते हैं, कई बार जानवरों को मार भी देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि हमें मालूम है कि जानवर घायल भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, और खतरे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है। जी, बियर की भी बहुत वैरायटीज़ हैं भारत में, तो जैसे हिमालयन ब्राउन बियर हुआ, वो बाकी स्पीशीज से अलग है फिर? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ठंडे इलाके का भालू है, इसका कोट भी बड़ा ठंडा होता है, वो बहुत मोटा होता है। और हम लोगों ने पिछले 20-25 साल में हमने काफ़ी काम किया है भालू के साथ में। एक पर्टिकुलर स्पीशीज स्लॉथ बेयर की, उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया था, और अभी हिमालयन बेयर्स पे हमारे काफ़ी स्टडीज़ चल रहे हैं। जी, तो एक तो स्लॉथ बियर है, उसके अलावा एक एशियाटिक ब्लैक बियर है, और जो तीसरी वैरायटी है हिमालयन ब्राउन बियर, आइए उसका संरक्षण कैसे करें जानें। The snow-peaked mountains and enigmatic landscape of Kashmir are more than a sight for sore eyes.
Kashmir is also home to a multitude of elusive species, flora, and fauna that thrive amidst its picturesque landscape. The Trans-Himalayan range in Kashmir is a prime habitat for one of the most ancient bear species, the Himalayan brown bear. Due to increasing anthropogenic pressure, this prime brown bear habitat is slowly degrading. Forced out of their natural habitats, these bears are venturing into lower altitudes, closer to human settlements, competing for space and food. Today, Himalayan brown bears are almost on the brink of extinction. Determined to preserve and coexist with these bears, Wildlife SOS embarked on the formidable task of studying the brown bear population in the state of Jammu and Kashmir. We are collecting data on brown bears in the last 4 months. Totally, so far we differentiated animals, 10 to 13 animals, different animals we are recorded in the garbage sites. Apart from that, we are in Amarnath, Holy Cave. That also we are collecting data, we are setting camera traps, and we got 11 numbers. According to the preliminary surveys which was conducted by Wildlife SOS with different stakeholders at Sonmarg, it was observed that brown bear sightings or human brown bear interface has it has multiplied, and while we compare it with a few years ago. The survey aims to investigate ecological and human-bear conflict in Kashmir with special reference to bear habituation to garbage dumps in the Central Wildlife Division. The research team found pivotal information about brown bears, such as their population density, elevation distribution, grazing pressure. Yet, one of the most shocking findings of the survey was that the feeding behavior of the brown bear had significantly altered. Scat analysis revealed that 75% of food items consumed by these bears were scavenged from garbage. Out of 408 scat analysis, 86 scats were found to have plastic carry bags, milk powders, and chocolate cover. Some scats even had remnants of glass and high-calorie foods that can be hazardous to the overall health of a bear, reducing its lifespan. 62% of camera trap footage had garbage foraging sequences, revealing the extent of this quandary. Most of the bears seem to have forgotten their original feeding behavior, having become habituated to the easily accessible feeding grounds created by garbage dumps. Such behaviors can be extremely dangerous and passed on from mother to cub, leading to a complete loss of a bear's natural instincts to forage. Having understood the various challenges to coexistence, the Wildlife SOS team submitted a comprehensive list of recommendations to multiple stakeholders, such as the Wildlife Protection Department, J&K Tourism Development Authority, and so on. These recommendations included tactics like fencing garbage sites, locating them strategically, and even radio collaring of the brown bears to understand these elusive creatures more. The Wildlife SOS Brown Bear Survey has the power to bring about a revolution in the field of conservation and create a world centered around coexisting with brown bears. Well, that's an insight into the Himalayan brown bear project, and the real cause really for conflict is the open garbage dumps, and what is the government doing along with the NGOs to ensure that this addictive behavior on the part of bears is somehow stopped. And we have with us, of course, Wasim Akram with the NGO Wildlife SOS. He's the Deputy Director. Wasim, once again, a warm welcome. The wildlife segment का जो दूसरा part है, हम Himalayan brown bear पे बात कर रहे हैं. You had already given us a brief. It's in the Trans-Himalayan range, but जहाँ पे आप rescue operation जो आपकी primary responsibility, यहाँ पे it seems the responsibility is extra. जो open garbage dumps हैं, इसको जब तक आप close ना करें, fence ना करें, तब तक this
problem is going to perpetuate. So how do you deal with it? इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि हमें लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो प्रॉब्लम है, इसका कोर यही प्रॉब्लम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टूरिज़्म में। लोग चले जाते हैं, जो सैलानी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पे भालू जैसा कोई चीज़ है। और अभी साइटिंग्स बढ़ता जा रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि उनका एक डिपेंडेंस बनता जा रहा है इसके ऊपर, ये एक एडिक्शन ही बन जाएगा फिर आगे जाके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेक होल्डर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर मैं मानता हूँ वो पब्लिक है। तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये बहुत खतरे का बात है, और ये गार्बेज बिन्स का जो प्रॉब्लम है ये एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाएगा कि फिर ये डील ही नहीं कर पाएंगे इससे प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल। इस महीने की 5 तारीख को विश्व ने पर्यावरण दिवस भी बनाया, जिसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये प्लास्टिक पॉल्यूशन और गार्बेज से निपटें, ये हमारे लिए और वन्य जीवों के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आज की तारीख 14 जून, हमने जैसे बताया भी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, तो मानव को जब ट्रीटमेंट में ब्लड चाहिए तो मानव ब्लड देता है। जब आपके ट्रीटमेंट केयर सेंटर में आप एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उनको भी क्या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है? ऐसे केसेस तो नहीं आए हैं जिसमें ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह हुए हो, और ये बड़ा स्पेशलाइज्ड केस है। मैं वैसे वेट तो नहीं हूँ, मैं कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हूँ, बट ट्रॉमा के केसेस होते हैं जानवरों में। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जानवर को कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है, वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है। तो ऐसे केसेस में कितना उसको सीडेट करना है, कितना जल्दी उसको सीडेट करना है, और सीडेट करने के बाद रिवर्सल कितनी जल्दी देना है, ये सब बहुत टेक्निकल और बहुत स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं। तो एक बड़ा माहिर वेट चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। एक वक्त में फिर आप एक एनिमल को रेस्क्यू करते हैं या मल्टीपल एनिमल्स को रेस्क्यू? मल्टीपल केसेस। हमारे पास बहुत बड़ा टीम है वेट्स का, और काफ़ी ट्रेंड काबिल लोग हैं जो बड़े पैशनेट है अपने काम के बारे में। हमारे पास कोई ऐसा स्टाफ है ही नहीं जो 8 घंटे के लिए काम कर रहा है। अच्छा। हर कोई 24 घंटा अवेलेबल है। तो केसेस आते रहते हैं, और समय मौसम के हिसाब से भी बदलते रहते हैं केसेस। दिल्ली में इस समय डिहाइड्रेशन के बहुत केसेस आ रहे हैं। लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आसमान से चील गिर गया। अच्छा। सो इस तरह के केसेस हैं, और डिहाइड्रेशन में भी अगर आप टाइमली ना करें तो वो भी बड़ा फेटल हो जाता है। जी अर्जुन, मेरे जहन में एक और जिज्ञासा आती है, क्योंकि मौसम का जिक्र कर रहे हैं वसीम। अब देखिए, इन दिनों हम भी चेतावनी दे रहे हैं कि बिपरजॉय आएगा, आज और कल उसका असर दिखेगा गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में। तो हम मानव को तो इवैक्यूएट की बात करते हैं, लेकिन वहाँ अगर वाइल्ड लाइफ हो तो क्या उनको भी हम फिर प्रोटेक्ट करें? If you're asking me, I'm the wrong person to respond, but climate change, Amit, is a major issue, and I think as a layman, I'm not an expert, one can certainly say that to predict, to take timely action has become more difficult. It's not just for animals, but for human beings also, and I'm sure animals have an instinct to survive, but they're able to detect when there is danger, but I think it's a relevant question. How do they escape from the perils caused by man? इट डिपेंड्स। आई मीन कई बार ऐसा होता है कि जानवर को अंदेशा हो जाता है, आप सही कह रहे हैं, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका, तो उनको वो भांप लेते हैं खतरे को, और उनके इंस्टिंक्ट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। आप एक जानवर को एक जगह से दूसरी जगह भी भेज देते हो तो उसका होमिंग इंस्टिंक्ट जैसे होता है, जो कहते हैं ना कबूतर वापस आ जाता है, वैसे ही सब जानवरों में इंस्टिंक्ट होते हैं। तो वो भांप लेते हैं इन चीज़ों को, और वो खुद ही मतलब इतने सक्षम है कि वो अपने आप को अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने हैबिटेट से बाहर आ जाते हैं, एक एलियन एनवायरनमेंट जैसे कि इंसानों का इलाका, उसमें उनको बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। कुछ तो फिर भी स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे लेपर्ड्स है, वो फिर भी कहीं ना कहीं कोएग्जिस्ट कर लेता है, बट कई जो है खतरे में फंस जाते हैं। जी, आप जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर एनिमल बिहेवियर को कोई नहीं जानता? ये बहुत अच्छा सवाल है। लोकल कम्युनिटीज़ तो सबसे की स्टेक होल्डर है जहाँ तक मैं मानता हूँ। अगर वो लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो आप जितना मर्जी पॉलिसीज़ का जोर लगा लीजिए, वो ऑन ग्राउंड आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा। तो हम जाते हैं, हम समझते हैं उनसे कि उनको किस तरह का खतरा महसूस हो रहा है, किस जानवर से खतरा महसूस हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उस पर काम करते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं कि लेपर्ड्स के बारे में जो एक इमेज बन जाता है तो उस इमेज को कैसे तोड़ना है, और उनको सही तरीके से कैसे समझाना है लेपर्ड्स के बारे में। तो वो चीज़ ज़रूरी है। अब लद्दाख में जैसे पहले बहुत होता था कि स्नो लेपर्ड का रहता था कि स्नो लेपर्ड से प्रॉब्लम है, तो जब स्टेक होल्डर्स ने सोचा कि वो प्रॉब्लम तो स्नेक होल्डर उसका है, स्नो लेपर्ड का है, लेकिन जब ऑन फील्ड सर्विस हुई तो लोगों ने बोला स्नो लेपर्ड से तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको तो भालू से प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ऑन ग्राउंड एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ब्रीफली, टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर क्या है फॉर ईच रेस्क्यू? इट डिपेंड्स। अगर कोई वेल में मामला हो गया, मान लीजिए लेपर्ड हो गया, तो उसमें काफ़ी घंटे लग सकते हैं। और मान लीजिए किसी के घर में सांप है तो कोशिश यही रहेगा 10 मिनट में उसको आप सेफली रेस्क्यू करके निकल जाइए।
तो हर चीज़ का देखना पड़ता है। हाथी का रेस्क्यू बड़ा टाइम और बहुत चैलेंजिंग होता है। और मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट केस है दिल्ली में सर्दी के टाइम पे, क्योंकि धुंध इतना ज़्यादा हो जाता है, रोड एक्सीडेंट बहुत होता है। नीलगाय जैसा जो बड़ा जानवर है, 150-200 किलो का जानवर है, तो ऐसे केसेस में टाइम लग जाता है उसको संभाल के वहाँ से निकालने में। जी 30 सेकंड शेष बचे हैं। जो हम कभी देखते थे सर्कस में भालू, हाथी या रोड साइड पे हमें स्नेक चार्मर दिख गए स्नेक्स के साथ, ये इलीगल एक्टिविटी है? बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है। 1972 से ये सब इलीगल है। हमारा कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, उसमें ये सब चीज़ें इलीगल हैं। जानवरों का किसी भी तरीके से कमर्शियल यूज़ करना, उनसे भीख मंगवाना, उनको कैप्टिविटी में रखना, इवन इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह में चैनल्स बना के उनकी वीडियोस वगैरह पोस्ट करना, ये सब बिल्कुल इलीगल है। और सारे एनफोर्समेंट एजेंसी बहुत मॉनिटर कर रहे हैं सब चीज़ों को। आप इन चीज़ों से बचें, ये ठीक नहीं है जानवरों के लिए भी, ये कानून के खिलाफ है। जी बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की जब बात आती है तो इसमें हम सभी को योगदान देना होगा। लेकिन 25 सालों से वाइल्ड लाइफ SOS जो संरक्षण और कल्याण के लिए कार्य कर रहा है वन्य जीवों के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज कार्यक्रम में आगे चर्चा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Well, next up is Shot by Chance and a very interesting look at the ecosystem at Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan in terms of how that ecosystem is allowing birds to survive, how they are able to hunt for fishing as well. Let's have a look at what the Shot by Chance is, the brief glimpse of an important act by an animal in terms of the feeding. Amit. Yes, we'll witness a river turn and see how she's flying, and you've got a cormorant which has got a fish and a beautiful landscape of the Bharatpur Bird Sanctuary. The more you look at this picture that is going to come on your screen, the more you want to look at it. That's the fascination of biodiversity. And this has been contributed by Nipun Sarin. And thank you, Nipun, for contributing to the morning show.